हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं और एस्से में भी फिलोसफिकल एस्से को। एस्से से रिलेटेड हमने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली फिलोसफिकल एस्से से रिलेटेड होगा। अब देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो दोनों सेक्शंस में जो सारे टॉपिक थे वो फिलोसफिकल थे। उससे पहले क्या होता था कि जनरली आपको एक सेक्शन में आपको नॉन फिलोसफिकल टॉपिक लाइक वो रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, रिलेटेड टू इकोनॉमी, ये सब होते थे, जिसमें लोगों के पास फैक्ट्स होता था, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती थी, तो वो आराम से उसे अटेम्प्ट कर लेते थे। और सबसे फिर क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि दोनों सेक्शन में तो 8 जो आपको चॉइसेस मिलते हैं और सारे के सारे हो गए फिलोसफिकल एसे। तो आप फिलोसफिकल एसे को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। अब फिलोसफिकल एसे के साथ सबसे बड़ा जो इशू है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसे, और उसके साथ साथ उसमें लिखना क्या है। आखिर कोई भी एसे है उसको हम लोग अप्रोच कैसे करें, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स भी हैं, उसको बस्ट करेंगे और कैसे प्रिपेयर करें हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी पहले हम लोग बात करते हैं मिथ क्या है फिलोसफिकल एसे के साथ। पहला है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप एस्पिरेंट से बात करें तो वो बोलेंगे कि अरे फिलोसफिकल एसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में आता भी है तो क्या लिखें, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जनरली 1000 to 1200 वर्ड्स लिखना है। और फिलोसफिकल एसे में क्या होता है कि अगर आप समझ भी जाएँ तो आखिर उसको 1000 वर्ड्स में कैसे लिखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इतने पैरानाइड होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं फिलोसफिकल एसे तो अटैम्प्ट ही नहीं करूँगा। लेकिन जब 8 के 8 चॉइसेस अगर फिलोसफिकल एसे हो तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचता है, आपको फिलोसफिकल ऐसे अटैम्प्ट करना होगा। दूसरा क्या मिथ है कि लेस मार्क्स आर अवार्डेड। ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग डर गए हैं तो वो अच्छा नहीं लिख पाएंगे। जब वो अच्छा नहीं लिख पाएंगे तो उनके मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। जब मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो एक जनरल वो बन जाएगा। अगर आपको 10 लोग बोल दे कि अरे नहीं फिलोसफिकल एसे में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर आपको भी लगेगा कि मैं फिलोसफिकल एसे अटैम्प्ट क्यों करूँ। और फिर जो तीसरा है कि यू नीड टू रीड टू मैनी बुक्स। आपका अगर फिलोसफी, पॉल साइंस, पबैड इस तरह का अगर ऑप्शनल है तभी आप फिलोसफिकल एसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब मिथ्स है। फिलोसफिकल एसे में मार्क्स लाना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा चैलेंजिंग है, बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो यू कैन स्कोर, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्यों? रीज़न है, देखिए, फिलोसफिकल एसे के साथ क्या मैटर करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप अपने पॉइंट्स को कितने अच्छे से रख पाते हैं, आपके एग्जाम्पल्स कितने तगड़े हैं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कितना ज़्यादा ब्रॉड कर पाते हैं। क्योंकि जो फिलोसफिकल एसे है वो एक जो टॉपिक है उसके इतने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं कि मतलब आप उस पर पूरे का पूरा एक बुक लिखा जा सकता है। तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम है कि आप किस तरह से आप लिखना चाह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एसे है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो दूसरे के एसे से, बट हैविंग सेम ब्रॉडर आउटलाइनिंग। तो ऐसे लिखना मतलब आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। जब बहुत अच्छा लिखेगा ऑब्वियस सी बात है यू विल गेट हायर मार्क्स। और सबसे बड़ी बात है जो लास्ट में थे कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो जीएस पढ़ते हैं, ठीक है, खास करके जो GS4 जो इथिक्स है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फिलोसफिकल एसे में। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस खूब करना है, जिससे कि आपका जो नॉलेज है 1 2 3 4 पेपर का, ठीक है, उसको आप सिंथेसाइज करके एसे में यूज़ कर सकें। ठीक है, जो इसको करना कैसे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इसमें आसानी होगी ऐसे लिखने में। देखिए, अब जब हम कोई टॉपिक देखते हैं, ठीक है, जैसे लेट से कि सेक्शन ए, जैसे हमें इससे पेपर मिला, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप 5 से 7 मिनट एसे के टॉपिक्स को पढ़िए। ठीक है, 8 टॉपिक है, उसको पढ़िए,
इंग्लिश में भी पढ़िए और हिंदी में भी पढ़िए और ऐसे को समझिए कि आखिर वो क्या चाहता है। ठीक है, आपको 2 चुनने हैं, तो उसमें से सबसे पहले आप जो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिस पर आप चुने कि हाँ मैं ये ऐसे लिखूँगा, उसमें बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिए। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसे। क्या आप इससे जो डिमांड कर रहा है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो सेकंड जो पॉइंट which needs to consider is that do you agree with the essay, right? If let's say if the essay is saying a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for, so do you agree with the statement? If there is a topic that we are what which we repeatedly do, ठीक है, do you agree? तो क्या आप एग्री करते हैं, पहले उसको आप सिंथेसाइज कीजिए। जनरली क्या होता है कि फ़िलोसफिकल जो एसेज होते हैं वो किसी बहुत बड़े फ़िलोसफर का से के कोट से लिया होता है या फिर पोएट से लिया होता है, मतलब या फिर बड़े थिंकर के वो इंसाइट होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि यू मतलब 90% ऑफ द केस यू एग्री विथ इट, ठीक है। 10% केसेस यू माइट डिसएग्री। और क्या आपके पास काउंटर आर्गूमेंट है? देखिए, अगर आप काउंटर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर करते हैं टॉपिक का, तो इट विल ऐड मोर वैल्यू टू योर एसे, क्योंकि वहाँ पर ये दिखाता है कि यू आर एन इंडिपेंडेंट थिंकर, यू आर एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। ठीक है, तो क्या है ये? फोर्थ, अब चलिए ठीक है, आपको टॉपिक भी समझ में आ गया, आप एग्री भी करते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत काउंटर है, तो क्या आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, डेटा है या कोट्स है या कुछ कहानी है जिससे कि आप जस्टिफाई कर सकें अपने आर्गूमेंट्स को? अगर सफिशिएंट है तो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन वे फॉरवर्ड। अब जनरली क्या होता है कि यूपीएससी आपसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन मांगती है, वे फॉरवर्ड। चलो ठीक है, कोई भी टॉपिक है, चलो यू एग्री, यू स्लाइटली यू डिसएग्री, यू जस्टिफाइड, बट नाउ व्हाट? बिकॉज यूपीएससी आपको आईएएस के लिए या फिर अदर सर्विसेज के लिए चुन रही है, एंड ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर प्रॉब्लम सोल्वर्स and they need to come up with something in the conclusion, how what you prescribe। ठीक है, तो आपको वे फॉरवर्ड में ये डालना पड़ेगा। तो क्या आपके पास है? अगर ये 5 पैरामीटर्स पर अगर आप किसी ऐसे पर अगर आप पिन पॉइंट करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या है, एक मतलब बहुत सही तरीका क्या है कि किसी ऐसे को एसेस करना इन सब पैरामीटर पर, आप उस ऐसे के लास्ट में वाई लगा दीजिए और सोचिए। जैसे कि एक यहाँ टॉपिक है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक है, ये 2020 के मेंस का है। अब इस पर सोचना है हमें, मैं यहाँ लिख दिया वाई। क्यों? अब ये जब वो इस वाई पर आप फोकस कीजिएगा तो आपको बहुत सारे आर्गूमेंट्स मिलेंगे, इसके फेवर में भी, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जब अगर आप वाई लगा के सोचते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में, आप लॉजिकल वे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, इसके साथ एक और ऐसा है कि फिलोसफिकल एसे में ऐसा हो सकता है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक जो इंटेंड कर रहा है उसके आप अगेंस्ट चले जाइएगा। ठीक है, ये जो ऐसे है क्लासिकल एग्जांपल है कि जिसमें एस्पिरेंट्स ने टॉपिक को मिसअंडरस्टूड कर लिया। अब ये ऐसे बोल रहा है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक है, सबने समझ लिया कि हाँ ठीक है, इसमें मतलब समझ गए कि फॉरेस्ट जो है केस इकोनॉमिक एक्सीलेंस का बेस्ट केस स्टडीज़ है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने इसे मिसअंडरस्टूड कर लिया। अब देखा फॉरेस्ट है, देखा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब लिख दिया पूरा का पूरा ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। ठीक है, इस पर लिख दिया। और दूसरा फिर इसमें ये इंक्लूड कर दिया कि हाउ फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दिए और इनका ऐसे कंप्लीट हो गया। बट ये टॉपिक का ये मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, केस स्टडीज़। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है केस स्टडीज़, हमें केस स्टडीज़ देखना है। तो ये बता रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्सेलेंस है, ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्सेलेंस का अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो क्या क्या पैरामीटर पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं? डाइवर्स रिस्क,
डाइवर्स रिस्क और डाइवर्सिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कि अगर मान लिया कि जो आपकी इकोनॉमी है वो बहुत सारे फैक्टर, सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग है, प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग है, तो क्या ये डाइवर्सिटी है इकोनॉमिक्स में जो कि इसको रिजिलियंट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट केस स्टडी है, मतलब जो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसमें क्या होता है कि डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी है, रिजिलियंट होता है, ठीक है। तो ये केस स्टडी है। अगर हम फॉरेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं, फॉरेस्ट की जो क्वालिटीज़ हैं, उसको यूज़ करके हम लोग इकोनॉमिक्स के रिजिलियंस और इकोनॉमिक एक्सीलेंस को समझा सकते हैं। जैसे कि इसमें ऐसा लिखना था कि फॉरेस्ट इज अ डाइवर्स इकोसिस्टम and diverse ecosystem make it resilient for any kind of disruption like forest fire or let's say drought, right? In the same way, if economic parameters are diverse, if a country has diverse strong primary sector, secondary sector and service tertiary sector, then in any case if there is an external issues like financial crisis, then economy will survive, राइट, इट कैन सर्वाइव। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि वेनेजुएला का जो इकोनॉमी है वो सिर्फ क्या है, क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। अब जैसे ही क्रूड ऑयल क्रैश हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस जो क्रैश हुआ, वेनेजुएला में क्या आ गया, रिसेशन आ गया, ठीक है। क्योंकि बस मतलब एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट थी। अगर मान लीजिए कोई प्लांटेशन है, ठीक है, प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही तरह के पेड़ होते हैं। अगर उसमें कोई डिजीज़ आ गया तो डिजीज़ आ गया तो पूरा का पूरा प्लांटेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के ट्रीज़ हैं, एक ही तरह का उनका प्रॉपर्टी है। तो पॉइंट इज़ कि फॉरेस्ट के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग इकोनॉमिक एक्सीलेंस को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसमें ये लिखना था, ठीक है। तो फिलोसफिकल ऐसे में ये बहुत बड़ा इशू होता है कि हम लोग मिसअंडरस्टूड कर जाएं, इसलिए आप ऐसे सेलेक्ट करने से पहले 10 बार सोचिए, ठीक है। और वाई लिख करके आप सोचिएगा तो आपको क्या है कि आइडिया आ जाएगा। जब आठों टॉपिक को पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक देखा रही ये तो अच्छा लग रहा है इसी पर लिख दिया, नहीं, आठों टॉपिक पढ़िए, फिर डिसाइड कीजिए कि आप किस में अच्छा लिख सकते हैं। आप 5 मिनट ज़्यादा टाइम लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि एस्पिरेंट्स जा रहे हैं और 500 वर्ड लिख लिया, अब उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि पूरा का पूरा काटेंगे, फिर नया टॉपिक चुनेंगे। तो उससे क्या होता है कि एस्पिरेंट्स पैनिक कर जाते हैं, आपके पास स्पेस भी कम पड़ता है, टाइम भी कम होता है, तो फिर आपका पेपर फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें फिलोसफिकल एसे में। नेक्स्ट, अब देखिए अप्रोच कैसे करना है, तो मैं इसी टॉपिक का एग्जांपल लेता हूँ। ये भी 2022 का टॉपिक है कि अ शिप इन हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। मतलब एक जहाज़ है, अगर जहाज़ को आप रख दिए शोर पर तो वो सबसे सेफ़ है, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहाज़ इसके लिए तो नहीं बना है। अगर टाइटैनिक शोर पर ही रहता तब तो कोई उसका नाम भी नहीं जान पाता। तो जब वो सेल किया, भले ही डूब गया, ठीक है, लेकिन लोग उसको जानते हैं, उसके मतलब उसके बारे में लोगों को पता है। अब देखिए ये टॉपिक पढ़िएगा तो आपसे जो उसका कीवर्ड है, अब इसमें क्या करिए कि आप वाई लगा के सोचिए क्यों, ऐसा क्यों है। तो ये जो टॉपिक है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, रिस्क की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, कर्म करने की बात कर रहा है कि हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, ठीक है। ये बात कर रहा है गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ठीक है, तो आपको इस पर लिखना है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि वी शुड टेक रिस्क। अगर मैं इसको अलग ढंग से अगर मैं इस एसे को इंटरप्रेट करूं, तो अब आप इसको इस तरह से अगर आप समझ गए हैं तो आप इस पर एसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है। तो अब आता है कि भाई पॉइंट्स कैसे चुने। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप रैंडमली आप कीवर्ड लिखते रहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, क्योंकि हमारा माइंड जब यहाँ पर क्या होता है कि पैरेलल थिंकिंग करता है। जब पैरेलल थिंकिंग करता है तो चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, आपका मतलब आपका एग्जाम्पल आ जाएगा महाभारत का। उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे किंगडम्स कौरव या फिर पांडव की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर वो अपने घर पर रहते तो फिर वो सेफ़ रहते, लेकिन वो फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज
जो उस समय के जो राजा थे उनके लिए वार में पार्ट करना, वार में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात होती थी। अभी भी जो आर्मी है, ठीक है, आर्मी जो है उनमें ऐसा होता है कि मतलब दे वुड लव टू फाइट वार एंड गेट मार्टायर इंस्टेड ऑफ कि मतलब जंग छोड़ के भाग जाए, ठीक है, उसमें वैलर होता है उनमें, ठीक है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि अब यहाँ पर अगर आप इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं तो इसरो का देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसरो क्या किया कि मतलब बहुत सारे मिशन फेलियर हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं था कि इसरो हाथ पर हाथ धर के बैठ गई, ठीक है, वो रिस्क ले रही है, ठीक है। इसरो इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नया नया इनोवेशन ला रही है, ठीक है। और अगर आप साथ ही साथ देखिएगा तो क्या हो रहा है कि इवन जो इकोनॉमिक्स स्फेयर में है, जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, अगर छोटी कंपनियां अपनी ही कुकोन में कुकोन में रह जाए तब तो वो आगे बढ़ेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर बड़े कंपनी से कंपटीशन। लेकिन वो बात है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। सिमिलरली जो फिर पहले के जो ये थे ट्रैवलर्स थे, ठीक है, ट्रैवलर्स थे, इवन बतूता हो गए, वास्को डा गामा हो गए, नाउ दे हैव एक्सपेंडेड देयर हॉरिजॉन, दे टुक रिस्क। सो अब उससे क्या हुआ कि जब वो सब जब रिस्क उसके लिए, तो क्या हुआ कि उन्होंने नई नई टेरिटरीज़ की डिस्कवरी की, ठीक है। और फिर और आगे भी बढ़े वो, मतलब उनका जो भी इकोनॉमिक स्फेयर में, बाकी फिलोसफिकल स्फेयर में वो काफ़ी इनरिच हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब वाई शुड वी लीव आवर कंफर्ट जोन, बिकॉज वेन एवर यू लीव योर कंफर्ट जोन देन यू विल इनोवेट, यू विल टेक रिस्क, यू विल एक्सपैंड योर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे अगर मैं माइकल फेल्प्स, स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, ठीक है, स्पोर्ट्स की बात कीजिए। अब स्पोर्ट्स क्या है, तो स्पोर्ट जो भी ओलंपिक होता है या फिर अदर इवेंट्स होते हैं, मतलब दे आर अ स्टेज वेयर प्लेयर्स एक्सपैंड देयर पोटेंशियल, दे गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, दे प्रिपेयर देमसेल्फ, ठीक है। और वो एक किसी बड़े गोल को टारगेट करते हैं, ठीक है। इसलिए स्पोर्ट्स में जो होता है कि ओलंपिक जो गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो दे आर अप्रिशिएटेड फॉर द दिस थिंग ओनली। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी दादा भाई नौरोजी थे, गांधी जी थे, तो उनको तो ऐसा नहीं था कि मतलब ठीक है ब्रिटिश थे इंडिया में, वो तो बाहर थे, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, दे स्ट्रगल्ड, दे टुक एक्शन, दे टुक रिस्क। वाई? बिकॉज दे चेरिस्ड हायर वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से आपको लिखनी है। एक आपने कोट भी सुना होगा, वीर भोग्या वसुंधरा, दैट इज ओनली द ब्रेव विल इनहेरिट अर्थ। वाई? बिकॉज ब्रेव पीपल टेक रिस्क, ब्रेव पीपल टेक एक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इतना सारा आपके पास हो गया, इतना सारा मटेरियल हो गया, ठीक है। अब इसको ज़रूरत है ऑर्गेनाइज़ करने की, ठीक है। तब देखिए ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो मैं बेटर मानता हूँ वो होता है कि आप GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसा कुछ लिख लीजिए पीछे पेपर में, और आप यहाँ पर ना मतलब पॉइंटर्स नोट करते रहिए। जैसे GS1 में आपका हिस्ट्री से आ गया, ट्रैवलर्स आ गया, यहाँ पर गांधी जी आ गए, नेहरू आ गए, ठीक है। अब GS2 में क्या हो गया कि अब जैसे हो गया कि आप मल्टी अलाइनमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक तरह से अपने कंफर्ट जोन से जा रहा है। पहले नॉन अलाइनमेंट में था तो उसको किसी से मतलब ही नहीं था, ठीक है, कि हम अब वी विल सी ओनली मतलब आवर प्रायोरिटी, राइट। मतलब ये भी मतलब आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग, नॉन अलाइनमेंट से एग्जैक्टली ये मतलब नहीं है। नाउ इंडिया इज़ गोइंग फॉर मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया इज़ टेकिंग रिस्क, ठीक है। इंडिया मतलब रशिया US को बैलेंस कर रहा है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन। इंडिया इज एक्सपैंडिंग इट्स पोटेंशियल, इंडिया इज यूटिलाइजिंग इट्स वर्थ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज़म है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़म में क्या हो रहा है कि जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में जा रही है, ठीक है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रही है, दे आर टेकिंग एक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब GS3 से आप लिख सकते हैं, इसरो के बारे में लिख सकते हैं, इवन गैलीलियो के बारे में लिख सकते हैं कि गैलीलियो ने जब वो बोला कि ऐसा नहीं है, जब sun is the center of universe, right, sun is the center of solar system, and earth rotates earth revolve around sun, and not like sun revolves around earth। तो ऐसा था। तो अब वो गैलीलियो जो है वो चर्च के अगेंस्ट चले गए, ठीक है, एंड चर्च चार्ज्ड हिम विथ हेरेसी। तो
नाउ ही टुक रिस्क, ही टुक एक्शन, राइट। उसको पता था कि मतलब मुझे पनिश किया जाएगा, बट ही टुक दीज एक्शन, दीज रिस्क बिकॉज टू अचीव हायर गोल, हायर पर्पस, ठीक है। अब फिर GS3 में आपका जो आ गया LPG रिफॉर्म्स आ गए, वो भी एक तरह का रिस्क था, बोल्ड रिस्क था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई। अब फिर GS4 में आपका क्या हो गया कि आप जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे करेज, ठीक है। अब फिर आप सिविल सर्वेंट्स पर लिख सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स बहुत बार मतलब उनका ऐसा मैंडेट नहीं है कि मतलब वो ये काम करें, बट दे गॉन बियॉन्ड देयर मैंडेट ड्यू टू ओनली ड्यू टू कंपैशन, और उन्होंने अच्छे काम किए। तो इस हिसाब से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप एग्जांपल्स के थ्रू आप जो भी चीज़ें हैं, जो आइडिया बिहाइंड है कि हमें क्यों करना चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। आप ये इम्पोर्टेंस बताइए कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्यों निकलना है, ठीक है। जैसे R&D होता है, कॉर्पोरेट्स R&D के लिए जाती है, तो वो तो रिस्क है। अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया तो आपको लॉस है, ठीक है। बट दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेसेस, तो उसमें रिस्क होगा ही होगा। तो ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। जो भी आइडिया है उसको भी कोट करते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। वो कैसे फिट बैठता है एस्से में, आपको वो लिखना है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ नहीं देना है, आपको एग्जाम्पल को एस्से के टॉपिक से रिलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि अब हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, हाउ मच टू टेक रिस्क, ठीक है। क्या अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्क लिए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो नहीं, इसका ये जो है एक इसका काउंटर आर्गूमेंट भी है, वी नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। 2008 में क्या हुआ था, जो भी बैंक्स थे उन्होंने रिस्क लेकर के खूब सारे मतलब लोन देना मतलब स्टार्ट कर दिया। इवन अनडिजर्विंग पीपल गॉट लोन्स, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट वाज फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका काउंटर हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को काउंटर करते हैं, ठीक है, तो ये दिखाता है कि यू हैव एक्सपैंडेड, यू मतलब आप बहुत मतलब कुछ अलग तरीके से सोच पा रहे हैं, एंड UPSC इज़ गोइंग टू रिवार्ड यू फॉर श्योर। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना कंफर्ट जोन से बाहर जाए। तो उसके लिए वही है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है। टीम प्लेयर लीडरशिप डेवलप करें, डाइवर्सिफाई करें जो भी रिस्क है, ठीक है। एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना कंफर्ट जोन से भी बाहर जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है प्रिपेयरिंग फिलोसफिकल एसे, ठीक है। तो देखिए, एक ही तरीका मैं बोलूँगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे होगा, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का ही उठाइए, आप खुद सोचिए कि इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ठीक है। पूरा इससे लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप कम से कम हाफ एन आवर देखिए, ब्रेनस्टॉर्म लिखिए करिए, और पॉइंटर्स क्या क्या आप लिखना चाहते हैं वो जॉट डाउन कर लीजिए। फिर किसी दोस्त को दीजिए उससे, या फिर अगर आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी लिखने के लिए बोलिए, फिर दोनों मिल करके डिस्कस कर लीजिए। फिर क्या है, अगर इससे भी बेटर क्या है कि बेटर नहीं मतलब अदर वे है कि आप उस टॉपिक को ChatGPT में डाल दीजिए और बोलिए ChatGPT को कि राइट एन एसे ऑन इट, तो ChatGPT आपको ऐसे लिख के दे देगा। तो अब इसके जो पॉइंटर्स होंगे आप मैच करके देखिए, अगर ChatGPT में कुछ अच्छे पॉइंटर्स आ गए तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आप कोट्स, स्टोरीज, फैक्ट्स, ये सब आप इकट्ठा कीजिए, एक गूगल शीट बना लीजिए, ठीक है, या फिर एक्सेल में आप चीज़ों को मतलब जैसे न्यूज़पेपर से कुछ क्लिपिंग मिल गया, या फिर प्रधानमंत्री का जो मन की बात आता है, मन की बात जो आती है, फिर जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो स्पीच होता है, तो या फिर जो योजना का जो एडिटोरियल होता है, या फिर किसी भी कोचिंग का अगर आपको अच्छा मटेरियल मिल गया कि हाँ ये अच्छा है, अगर किसी टॉपर के बुक से मिल गया, तो आप वो एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपके पास एक
बहुत सारे एग्जांपल्स का लिस्ट हो जाएगा, आपके पास कोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप इसको करिएगा बार बार, तो फिर कैसा भी फिलोसफिकल ऐसे आए, आप उसको जो वैल्यूज़ जो क्या वो उसका जो मैसेज है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आराम से मतलब 900 to 1000 वर्ड्स आप लिख लीजिएगा और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को फिलोसफिकल एस्से के बारे में थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने एस्से का एक मॉड्यूल स्टार्ट किया है और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी रिलेवेंट मटेरियल है एस्से से रिलेटेड वो हम शेयर करते रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।